दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस देश के भीतर दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, पुणे चले जाइए, सूरत चले जाइए, चंडीगढ़ चले जाइए, कहीं भी इस देश के भीतर में जाकर देखिए जहां पर मजदूर रुका हुआ है। उन मजदूरों के बीच जाकर आपको इसका एहसास कतई नहीं होगा कि कौन सा मजदूर किस प्रांत का है। वो बिहार का है, यूपी का है, छत्तीसगढ़ का है या राजस्थान का है या बंगाल का है या उत्तराखंड का है, आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इस देश की तमाम सरकारों को जब आप सुनेंगे तो आप जान जाएंगे ये इस प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, ये इस जगह या इस सूबे के सर्वोसर्वा हैं, या इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश के अलग अलग राज्यों में बिखरे हुए जो सूबे के तौर पर मुख्यमंत्री हैं, उनके दावों को सुनिए, आप हैरत में आ जाएंगे। हर कोई कह रहा है हम मजदूरों के लिए हैं और हम इतना पैसा दे रहे हैं, हम इतनी राहत दे रहे हैं, हम इतनी सुरक्षा दे रहे हैं। रेलवे कहता है हम 85% की सब्सिडी दे रहे हैं। केंद्र सरकार कहती है हम तो पैसा ले ही नहीं रहे हैं। राज्य सरकार कहती है जो चाहिए हम तो दे रहे हैं। और इन सब के बीच भी जो दृश्य देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आ रहा है वह मजदूरों के गुस्से का है, उनकी तड़प का है, उनकी मौत का है और घर जाने के लिए उनकी बेबसी का है। इस देश के भीतर में कौन सी सरकार है जो ये कहने की हिम्मत जुटा लेती है कि हमने ये दिया है, ये उनका अहंकार है। इतना अहंकार इस देश की सत्ता और सियासत के बीच आ चला है कि वो कहने लगे हैं हमने इतना दे दिया है, सब कुछ तो इसी देश का है और इसी देश से निकलकर आपको सिर्फ सौंपा गया है कि आप सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चला पाइए। वह भी नहीं चला पाते और इसका एहसास कराते हैं। इतना ही नहीं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप झगड़ते हुए देख सकते हैं। दिल्ली की सत्ता और बिहार की सत्ता झगड़ रही है, हमने इतना पैसा दिया, हमने ये राहत दी, हम ये राहत दे रहे हैं, आपने ये नियम तोड़ दिया। ये मजाक नहीं है तो क्या है? यह इस देश की त्रासदी है कि इस देश की समूची इकोनॉमी जिन मजदूरों के श्रम पर टिकी हुई है, उन्हीं मजदूरों को न सिर्फ हाशिए पर ढकेल दिया गया बल्कि यह सोच लिया गया कि अब उनकी जरूरत इस देश को है ही नहीं जैसे। और फिर जरूरत पड़ेगी तो हम उनको बुला लेंगे, घसीट के बुला लेंगे, क्योंकि वह हमारे गुलाम हैं। इस तर्ज पे काम हो रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लेबर लॉ बदल दिए गए। लेबर लॉ बदलने के साथ सिर्फ काम के घंटे या फिर राहत की स्थिति भर का संकट नहीं है, संकट जो हर चीज का है। यानी इस देश के भीतर मजदूरों के हक का जिक्र जो होते रहा और उनकी एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई के जरिए मजदूरों को जो हक मिला वह भी इस दौर में छीन लिया गया। और कहा जा रहा है कि देश की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं तेज घुमाने के लिए इसी तरह से जरूरत है जहां मजदूरों का हक का जिक्र ना हो। यह कौन सी स्थिति है? इस देश के भीतर में सिर्फ और सिर्फ मजदूर ही पैदा किए जाते हैं और जिन घरों में मजदूर पैदा होते हैं उन घरों में मां बाप का हाल जरा जान कर देखिए, उनके परिजनों से पूछ कर देखिए जो प्रवासी होकर अलग अलग हिस्सों में चले गए। हमें लगता है कि आज यह समझने की जरूरत है कि भारत अपनी कौन सी परिस्थिति को जी रहा है और इस देश की सत्ता किस तरीके से अहंकार में आ जाती है और जैसे ही उसे पद मिलता है वह अपने आप को राजा से भी बड़ी स्थिति में खुद को समझने लगती है। ये कौन सी स्थिति है? एक हटेगा तो दूसरा आएगा, दूसरा भी खुद को उसी रूप में देखता है। हमें लगता है कि आज उन पन्नों को खोलने की जरूरत है जिसके जरिए आप समझ पाए कि इस देश की राजनीतिक सत्ताओं ने सिर्फ और सिर्फ अपने उपभोग के लिए पूंजी को बनाया है और पूंजी को कमाया है। इस देश को मजदूर बना दिया है। इस देश के भीतर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है। हमने खास तौर से आज 2 राज्यों का अध्ययन किया है, उत्तर प्रदेश और बिहार, और आपको जानकर हैरत होगी इन 2 राज्यों से इस देश की संसद के भीतर 120 सांसद बैठते हैं। 543 में से 120 सांसद, यानी हर चौथा सांसद जो है वह इन 2 राज्यों से आता है। लेकिन इन 2 राज्यों की स्थिति यह है कि हर तीसरा शख्स इस जगह पे गरीबी की रेखा से नीचे है। 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं। कुल मिलाइएगा तो 12 से 14 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। इनके लिए जो संसाधन शिक्षा के तौर पर दिए जाने चाहिए, जितनी बड़ी तादाद में देश भर में मजदूर लगातार प्रवासी बनकर गए हैं, उसमें सबसे बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश और बिहार की ही है।
क्योंकि हमने उन्हें बचपन से ही बताया है कि तुम्हें मजदूर बनना है। इस देश की एक अजीबोगरीब परिस्थिति है। इस देश के भीतर जनसंख्या को लेकर बात बार बार होती है, लेकिन कोई भी यह सोचने की स्थिति में नहीं है कि गरीब के लिए बच्चे पैदा करके उसे मजदूरी में झोंक देना ही एक वक्त के लिए उसकी जिंदगी की राहत होती है, क्योंकि वह कमा कर लाता है। तो आइए, हमें लगता है कि जरा आज इन बातों को समझने की कोशिश इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि इस देश के भीतर का सच बेहद त्रासदीदायक है। एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में क्यों आ गई है जहां पे हमारे नुमाइंदे जिन्हें हम चुनते हैं उनके कोई सरोकार आपको नजर नहीं आएंगे जो मजदूरों के साथ हैं। औरंगाबाद में पटरी पर मजदूर मर जाएं या फिर अलग अलग देश में लगभग 16 जगहों पर सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाए मजदूरों की, उस दौर में जब लॉकडाउन है, बड़ी तादाद में कोई साइकिल चलाते हांफते हुए मर रहा है, कोई मोपेड चलाते हुए मर जाता है, और इन सब के बीच किसी को कोई फिक्र नहीं है। और जिस बात को लेकर झगड़ा है कि हम किराया दे देंगे कि तुम किराया दे दोगे कि हम दे रहे हैं और हमने इतनी सुविधा दे दी, हम कौन सी स्थिति में आ गए हैं? ये आपके पास पैसा कहां से आया? ये देश का पैसा है। इसके बारे में हम लगातार आपसे जिक्र करते रहे हैं। या तो इस देश की खनिज संसाधनों से निकली हुई पूंजी है या फिर जो काम करते हैं उनके द्वारा दिया गया टैक्स है, जो सरकार जिसका लाभ उठाती है और उसी के जरिए उसको इस देश को चलाना होता है, लेकिन वह नहीं चला पा रही है क्योंकि उनके सरोकार है ही नहीं जनता से जुड़े हुए। कुछ मजदूर नेताओं का जब आप जिक्र करेंगे तो आपके जहन में एक दो नाम तुरंत आ जाएंगे। चूंकि औरंगाबाद में जब मजदूर मरे तो हमारे पास बंबई से कुछ फोन आए, कोई गोरखपुर से भी फोन कर रहा था, कोई मुजफ्फरपुर से भी फोन कर रहा था। किसी को जॉर्ज फर्नांडिस याद आ रहे थे, किसी को जेपी याद आ रहे थे, किसी को दत्ता सामंत याद आ रहे थे। हर कोई कह रहा था कि अब जॉर्ज फर्नांडिस कहां से लाएंगे, जिन्होंने एक रेलवे स्ट्राइक 1974 में कर दी थी तो देश थम गया था। किसी को याद आ रहा था टेक्सटाइल स्ट्राइक 1982, जिस समय दत्ता सामंत ने स्ट्राइक की थी, और किसी को याद आ रहा था कि किस तरीके से जेपी ने इस देश की सड़ी हुई राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए इस देश के भीतर एक आंदोलन शुरू कर दिया था और युवा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर उस संघर्ष में शामिल हो गए थे। अब इन लोगों को कहां से लाइएगा आप? क्योंकि इस देश के भीतर में फुर्सत कहां है कि हम बैठ जाएं टेलीविजन स्क्रीन पर या हम सोशल मीडिया के जरिए या फिर स्काइप के जरिए संवाद बना लें। इसके अतिरिक्त तो मजदूरों से कोई सरोकार इस देश की राजनीतिक सत्ताओं नेताओं के हैं ही नहीं। तो उनकी बातें जो कही जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ उनके अपने सुविधा के लिए होती है, वो मजदूरों के लिए नहीं होती है। तब सवाल है कि इन मजदूरों के बारे में अब सोचा कैसे जाए या क्या कुछ हुआ है। हमें लगता है ये वाकई इसलिए सच डरावना है क्योंकि जिन बातों का जिक्र हम जब आपसे करते हैं तो मजदूर इस देश में सड़क पर हैं, लेकिन मजदूर ही सड़क पर आकर आंदोलन कर दे, यह स्थिति नहीं है। इस देश में किसान भी सड़क पर आ जाता है, लेकिन किसान और मजदूर एक साथ मिल नहीं पाता है। इस देश में छात्र आंदोलन भी हमने देखा, लेकिन मजदूर, छात्र, किसान तीनों नहीं मिल पाते हैं। महिलाओं के भी संघर्ष अलग अलग तरीके से देखे हैं, यानी सभी इस देश में नहीं मिल पाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या सभी की जरूरतें अलग अलग है या फिर सभी के सामने राजनीति ने कुछ इस तरीके से खाके में बांटा है कि हर कोई सिवाय अपने खांचे को देखने के अलावे दूसरी दिशा में देखना ही नहीं चाहता है। बेरोजगारों की तादाद इस देश के भीतर बढ़ती जा रही है। अब तो इंडस्ट्रियल लेबर्स की तादाद इतनी बढ़ जाएगी जो बेरोजगार होंगे, लेकिन सभी एक साथ कैसे खड़े होंगे? कौन खड़ा करेगा? क्या जिले जिले में खड़ा कर पाने की स्थिति है? हर सरकार, कमोवेश राज्य सरकारों ने कहा है कि हमारे पास डाटा भी नहीं है कि हम बता पाएं कि हमारे राज्य से कितने मजदूर दूसरी जगहों पर चले गए। लेकिन इस देश के भीतर में जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं गांव लौटने के लिए, अपने घरों में लौटने के लिए, उनको घर तक पहुंचाने की स्थिति में भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम किस स्थिति में आ गए? तो हमें लगता है कि जरा आज इन परिस्थितियों को समझिए कि हम लोग पहले तो कैसे मजदूर बनाते हैं और इन मजदूरों को बनाने के लिए हम उनकी शिक्षा व्यवस्था को छीनते भी हैं और सामाजिक और आर्थिक तौर पर उन्हें इतना विपन्न कर देते हैं कि वो एजुकेशन की दिशा में ना जाएं बल्कि वह मजदूर बन जाएं। और उन मजदूरों में कुछ स्किल्ड मजदूर हो जाते हैं, जरा सी जानकारी होती है, कुछ
सिर्फ और सिर्फ शारीरिक श्रम करते हैं, तो इस देश के भीतर में एक लेबर लॉ बना जिसमें न्यूनतम मजदूरी का जिक्र हुआ, लेकिन वह भी कोई कहां देता है। राज्य दर राज्य देखते चले जाइए, और मौजूदा वक्त ने एक ऐसा सदमा दिया है मजदूरों को, अब कोई शहर लौटना नहीं चाहता है, किसी भी तरीके से शहर से जान छुड़ाकर भागना चाहता है, वो अपने गांव लौटना चाहता है। और इस सदमे से वो 2-3 महीने से पहले निकल नहीं पाएगा। जो गांव भी पहुंच गया है वह भी कैसे लौट पाएगा, उसे डर है, भयावह स्थिति है। और जब यह कहा जा रहा है कि अब आपको तो इस वायरस के साथ जीना सीख लेना होगा, तो फिर बीते 60 दिनों में क्या कुछ इस देश के साथ मजाक किया जा रहा था, या सब कुछ वह एक ढाल था वाकई, कोई बताने की स्थिति में नहीं आएगा। क्योंकि इस देश के भीतर का सच जब हम आपके सामने रखते हैं तो हमारे जहन में तुरंत यह आता है कि आखिर वो कौन सी स्थिति है जिसमें इस बात का जिक्र शुरुआती दौर में किया गया कि लेबर कानून को ही बदल डालो। कुछ तर्क दिए गए, इस बात का भी तर्क दिया गया कि दरअसल जो एफडीआई आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, वह भारत के इस लेबर लॉ के सामने नहीं टिक पाएंगे। और जिन 2 राज्यों ने लेबर लॉ में बदल दिया है अब चीजें, उसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। आपको जानकर हैरत होगी कि जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है वो मैक्सिमम 27% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाता है, लेकिन उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्तर प्रदेश में जो जाता है वो सिर्फ 0.35% और मध्य प्रदेश में जाता है 0.27%। यानी दोनों राज्यों को मिला भी दीजिएगा तो भी यह 1% भी नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि देसी अंदाज में अब मजदूरों को किस रूप में एक्सप्लॉइट किया जाए, 12 घंटे से ज्यादा काम लिया जाए, कोई सुविधा नहीं दी जाए, बैठने की सुविधा नहीं, कैंटीन की सुविधा नहीं, पीने के पानी की सुविधा नहीं। इन सारी परिस्थितियों के बीच मजदूर रहेंगे तो कैसे रहेंगे? क्योंकि नेताओं के सरोकार ने, दत्ता सामंत डॉक्टर हुआ करते थे जो कि घाटकोपर में डॉक्टरी किया करते थे, और जब मजदूर उनसे दिखाने आते थे अपने इलाज के लिए तो उनके दर्द को सुनते सुनते वह झटके में मजदूर नेता बन गए। और उस पीरियड को जब आप याद कीजिएगा, उस समय दिल्ली में इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी ने दत्ता सामंत को काउंटर करने के लिए राजनीति शुरू की और बाला साहब ठाकरे को खड़ा किया था। हालांकि उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन 1982 का टेक्सटाइल मूवमेंट जो था वो कमाल का था, जिसमें सारे मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ी गई। जॉर्ज फर्नांडिस भी जब निकल कर आए थे तो उन्होंने मुंबई के ढाबा वाले, डिब्बे वाले, कुली, सड़क पे ठेला खींचने वाले, इन सब लोगों को इकट्ठा किया था, और उसके जरिए संघर्ष करते हुए वो पहली बार वहां पर नगर निगम के चुनाव में भी जीत गए थे। और बॉम्बे नगर निगम के चुनाव में 1961 में जीते थे, और तब पहली बार वह शिवसेना से टकराए भी थे। यह भी एक फैक्ट है। जो लुंगी को पुंगी बनाने का जिक्र नारा दिया गया था, और बाद में जो भैया जी को लेकर सन ऑफ सॉइल का जिक्र महाराष्ट्र के आंदोलनों का हिस्सा रहा, उस हिस्से का मतलब यह था कि मजदूरों को उनके हक ना दिए जाएं, या फिर जो रोजगार मजदूर छीन रहे हैं पहले शुरुआती दौर में हमारे यहां के मजदूर लें। तो अब तो स्थिति साफ है, सारे मजदूर अगर लौट जाएंगे और सिर्फ बिहार यूपी के लौट जाएंगे तो फिर क्या स्थिति होगी? क्योंकि आपने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो चीजें बनाई गई थी उसको छोड़ दिया गया, लेकिन इसके भीतर अब झांकना शुरू कीजिए। भारत की स्थिति क्या है, और उत्तर प्रदेश और बिहार का जब हम जिक्र कर रहे हैं, आपको जान के हैरत होगी कि जो स्कूल चलते हैं 8वीं तक के, 8वीं तक ही भारत में सबसे ज्यादा पढ़ाई होती है, सबसे ज्यादा बच्चे नामांकित होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं जो पढ़ते हैं। लेकिन क्या कभी यह सोचा गया कि ज्यादातर बच्चे 8वीं के बाद क्यों पढ़ाई छोड़ देते हैं? उसके अंदर जब झांक कर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, भारत में जो मिड डे मील का प्रोसेस शुरू किया गया, उस मिड डे मील में 1ली से 5वीं और 5वीं से 8वीं यह फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दिया जाता है स्कूलों में। तो भोजन के लिए बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, ना कि एजुकेशन के लिए, क्योंकि उस पर एक असर की रिपोर्ट है जो बतलाती है कि 8वीं तक का बच्चा दूसरी क्लास की भी लिखे हुए शब्दों को नहीं पढ़ पाता है, हिसाब किताब नहीं। तो पढ़ाई लिखाई मात्र नहीं है, पहले पेट भरने की जरूरत है। लेकिन कितनी तादाद में है? पूरे देश के भीतर में तकरीबन 12 करोड़ 70 लाख बच्चे मिड डे मील से जुड़े हुए हैं। उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार का अगर हम आज सिर्फ जिक्र करें आपसे, तो उत्तर प्रदेश के तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं, और तकरीबन 2 करोड़ बच्चे मिड डे मील के तहत बिहार में हैं। बिहार सबसे ज्यादा है,
1,94,31,932 रजिस्टर्ड बच्चे हैं जो वहां पर 1ली से 8वीं के बीच में मिड डे मील में हिस्सेदारी लेते हैं। अब आप सोचिए कि अगर 2 करोड़ बच्चे बिहार में मिड डे मील के साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 2.25 करोड़, दोनों मिला दीजिएगा तो लगभग 4.25 करोड़, यानी 3,75,00,000 बच्चे उत्तर प्रदेश बिहार में मिड डे मील से जुड़े हुए हैं। 8वीं के बाद झटके में इसमें लगभग 60% की कमी आ जाती है। 8वीं के बाद वो बच्चे आगे नहीं पढ़ते हैं। तो ये कई मतलब इसके, एक, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है उन घरों की जहां पर वो फीस दे सके। दूसरी स्थिति है कि उनके अपने घर में पैसा चाहिए तो वो अपने बच्चों को मजदूर बना देते हैं। और बड़ी तादाद में हमने देखा कि बिहार यूपी के जो बच्चे हैं उनकी उम्र जो है 11 बरस के बाद से बच्चे इस देश के भीतर में मजदूर हो जाते हैं। 14 बरस होते होते वो परिपक्व मान लिया जाता है और 18 बरस के बाद तो भारत में बालिग हो जाते हैं। तो इसका मतलब है वो मनमाफिक अपने तरीके से घूम सकता है, कर सकता है। लेकिन यहां तो 11 बरस की उम्र ही 18 बरस की उम्र में ले आके खड़ा कर देती है। यह इस दोनों राज्यों के मजदूरों की स्थिति है। इसमें जब हम देखते हैं कि आखिर कितने बड़ी तादाद में ड्रॉप आउट्स हैं जो 8वीं के बाद नहीं पढ़ पाते हैं, इसमें बहुत साफ तौर पर निकल पाया कि बिहार के माध्यमिक स्तर में जो आप देखना शुरू करेंगे 2014-15 में सिर्फ 25% बच्चे थे जो पढ़ाई छोड़ते थे 8th के बाद बिहार में। लेकिन यह संख्या बढ़ते बढ़ते 2017-18 का डाटा जो आया वो 46% बता रहा है और आज की स्थिति यह है कि 49%, यानी आधे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं 8वीं के बाद। यह सरकार का डाटा बताता है। और उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि लगभग 20% लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसके बाद मजदूरी में चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बिहार की जनसंख्या से लगभग दुगनी है। बिहार के सांसदों की तुलना में उत्तर प्रदेश के सांसद लगभग दुगने हैं। लेकिन इन सांसदों के भीतर जब घुस के देखिएगा और इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को आप समझेंगे तो ये लोग करोड़पति अरबपति हैं। कैसे हो जाते हैं ये? इसका मतलब है कि गरीबों के ऊपर भी राजनीति करके आप देश के सबसे रईस हो सकते हैं। एक वक्त शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का भी था कि उसकी राजनीति करके निकले और क्रीमी वर्ग में आ गए। अब एक नई परिस्थिति आई है कि इस देश के भीतर में इस तरीके से भी राजनीति करके आप आ सकते, और इनके सरोकार कुछ होते ही नहीं है तो इनके दर्द को नहीं जानते। जब हम 2-3 नाम ले रहे थे, जॉर्ज फर्नांडिस का, दत्ता सामंत का या जेपी, इनके सरोकार मजदूरों से रहे, छात्रों से रहे, नेताओं से रहे, इनके बीच में ये घुसे रहे, तब उस दर्द को निकल कर आता था। इसलिए ये ट्रेड यूनियन या हक का जिक्र करते थे। अब के दौर में ये नहीं है, खास तौर से 91 जो ग्लोबलाइजेशन का दौर, मार्केट इकोनॉमी का दौर, उदारवादी दौर, इसके बाद तो भारत में पलायन लगभग 3 गुना बढ़ गया। हम इसकी स्थिति बतलाते हैं आपको, क्योंकि पहला पलायन जो हुआ था वह अंग्रेजों ने किया था अपने लाभ के लिए, अपनी आर्थिक परिस्थिति के लिए। दूसरा पलायन बिहार और यूपी में हुआ है हरित क्रांति के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें बड़ी तादाद में लोग यूपी गए, मध्य पंजाब गए और हरियाणा गए। और तीसरी सिचुएशन जो आई, जो उदारवादी इकोनॉमी अपनाई गई, उसमें पूरे देश के भीतर लोग फैल गए। इस देश के भीतर में यूपी बिहार ऐसी है जहां पे ना तो कोई इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर को लेकर स्थिति है कि कहीं बाढ़ में घुस जाते हैं, जमीन बर्बाद हो जाती है, कहीं सुखाड़ में हो जाती है। तो इसका मतलब है जमीन भी सबका पेट नहीं भर पाती है, इंडस्ट्री है नहीं, पढ़ाई है नहीं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, सब कहां जाएंगे? तो इस देश के 30 करोड़ लोगों के बारे में जब हम जिक्र कर रहे हैं तो उसमें से अगर ये बात निकल कर आती है कि 12 करोड़ तो गरीबी रेखा से नीचे है और उनके भीतर का संकट यह है कि वो मजदूर होने के अलावे कुछ कर ही नहीं सकते हैं, पड़े पड़े लोग मजदूर हो जाते हैं। और यही मजदूर बनाने की स्थिति में उन हर माँ बाप का खून खौल रहा होगा जो सोचते होंगे कि हमने अपने बच्चों को मजदूर बनाया। उस राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य के मंत्रियों का खून नहीं खौलता है कि हमने कुछ नहीं किया। एजुकेशन को लेकर जब हम आपसे ड्रॉप आउट कह रहे हैं तो दिल्ली की भी स्थिति अच्छी नहीं है। दिल्ली में भी लगभग आज की स्थिति में 11% ड्रॉप आउट्स हैं जो 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 24 से 25% है इस ड्रॉप आउट की स्थिति है, और उसकी सबसे बड़ी वजह पैसे की कमी। अगर 25% है तो 52% रोजगार और कमाई के लिए छोड़ते हैं, किसी भी तरीके से निकल जाए। अब आप सोचिए कि एजुकेशन के सिस्टम में जब आप घुसेंगे, जो 5 साल का बच्चा होता है वो पहली क्लास में भर्ती होता है,
जब हमने जानकारी हासिल की कि स्थिति क्या है इस देश के भीतर में, तो लगभग 28% बच्चे जो हैं वो आंगनबाड़ी में जाते हैं, 26% जो हैं वह सरकारी स्कूल में जाते हैं और लगभग 37% हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। 8% कहीं नहीं जाते हैं, वो नाम ही नहीं लिखाते हैं, वो सीधे ही बचपन से ही मजदूर हो चुके होते हैं। 8 साल की उम्र होते होते आंगनबाड़ी से निकलकर बड़ी तादाद में बच्चे सरकारी स्कूल में चले जाते हैं और सरकारी स्कूल में लगभग 63% बच्चे 8 उम्र तक पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल में तब लगभग 34% ही होता है। यह डिफरेंस चलता है। इसमें जब जानकारी मिली कि अगर अटेंडेंस देखा जाए तो अटेंडेंस यानी क्लास लोग कितना करते हैं, उसमें देश का एवरेज जो है वो लगभग 70 से 74% आता है कि एवरेज अटेंडेंस का। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर एवरेज 60% से भी कम है। बाकी समय पढ़ते हैं और दूसरी तरफ मजदूरी भी करते हैं। यह स्थिति भी वहां पर नजर आई। इन सब के बीच का सबसे बड़ा संकट यह है कि अगर मिड डे मील की वजह से जो स्कूल चल रहे हैं उनकी तादाद 87% है। लेकिन यहां पर आपको यह जानना चाहिए इस देश में कितने स्कूल हैं जो मिड डे मील के भरोसे चल रहे हैं। उनकी तादाद लगभग 11,22,000 है। अब आप कल्पना कीजिए, इस 11,22,000 स्कूलों में से सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश और बिहार का हम जिक्र करें तो जिसमें से 87% स्कूल सिर्फ मिड डे मील की वजह से चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की वजह से नहीं चलते हैं। लगभग 65,000 स्कूल बिहार के और 1,63,000 स्कूल उत्तर प्रदेश के मिड डे मील के नाम पर चलते हैं। 87% इसमें से अगर आप हिसाब कर लें तो यानी इस देश के भीतर में अगर 11 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं और 12 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं, उतनी बड़ी तादाद में अगर हर कोई मिड डे मील के भरोसे ज़िंदगी जी रहा है तो इसके मतलब क्या होंगे। दरअसल हमको पता नहीं क्यों यहाँ पर एक फिल्म याद आ रही है। एक फिल्म आई थी, बहुत पहले की फिल्म थी, वह सुबह कभी तो आएगी, उसका एक गीत था। फिल्म थी 1958 की, फिर सुबह होगी, राज कपूर की ये फिल्म थी। उसमें एक गाना है, वह सुबह कभी तो आएगी, उसके 2 पंक्तियों को सुनिए जरा। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत की जारेदारी के। मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीख न मांगेगा, हक मांगने वालों को जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी, वह सुबह कभी तो आएगी। अब यह भी स्थिति नहीं है। लॉकडाउन में मजदूर मर रहा है और इस देश के भीतर जिनकी रचनाएं रची जानी चाहिए, जिन्हें फिल्म बनानी चाहिए, वो टेलीविजन स्क्रीन पर गाना गा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। शर्म नहीं आती है, क्योंकि इस देश की सत्ता को भी शर्म नहीं आती है। उसको लगता है कि सब कुछ उसे ही करना है और वो मानकर चलता है कि इस देश की पूरी पूंजी उसकी अपनी पूंजी है। इसीलिए ध्यान दीजिए, जो सत्ता में नहीं रहता है उसको कोई नहीं पूछता है। वो कोई भी हो, चाहे बैंक का मैनेजर हो या फिर जीएम हो या फिर किसी मीडिया हाउस का संपादक हो या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को हेड करता हुआ शख्स हो या फिर पार्लियामेंट के भीतर बैठा हुआ कोई सांसद हो, मंत्री हो, नेता, किसको पूछा जाता है? पद छीनते ही कोई नहीं पूछता। तो इसके मतलब हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है कि उस पद का सारा महत्व उसको सौंप दिया है। यह सोचकर सौंप दिया है कि संविधान कहता है कि इसके जरिए चीजें वह इंप्लीमेंट करेगा, लेकिन संविधान को वो नहीं मानता है। इसीलिए जब हम इसके भीतर गए कि मिड डे मील अगर आप बांट रहे हैं तो उसमें पता चला जो 11 लाख से ज्यादा स्कूल चल रहे हैं, 25% स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, 26% में टॉयलेट नहीं है और लड़कियों को लेकर जो टॉयलेट होना चाहिए वो लगभग 33% स्कूलों में नहीं है टॉयलेट इन जगहों पर। इसका मतलब है कि हमने क्या किया है। और जानकर है होगी कि इस देश में एजुकेशन को लेकर बजट लगातार कम किया गया। जो सेंट्रल बजट है, जो मोदी गवर्नमेंट का बजट है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। यह कुल सरकारी खर्चे का 4.45%, 4% 2014 में दिया जाता था और 2019-20 आते आते ये घटकर 3.5% से भी नीचे आ गया, यानी उसमें भी 1% की और कमी कर दी गई। इतना ही नहीं, जो जीडीपी होता है हमारा पूरा, उस जीडीपी की हिस्सेदारी
0.53% 2014-15 में थी और आज की स्थिति में यह घटकर 0.45% हो गया है। यानी हमारे पास पैसा ही नहीं है हम एजुकेशन पे खर्च करें, पढ़ाएं लिखाएं, बच्चों को आगे बढ़ाएं और एक ऐसे भविष्य का सपना संजोए भारत को लेकर जहां पढ़ा लिखा तबका हो। ये कौन से लोग हैं जो मजदूर देश भर में बिखरे पड़े हैं, पेट की खातिर बिखरे पड़े हैं। और इनके बीच जब और स्थिति देखिएगा तो आप ये सोचिए कि जो स्कूल एजुकेशन का बजट है वो एजुकेशन का बजट भी कम हो गया। 2014-15 में यह बजट 38,607 करोड़ था, जो 2019-20 में घटकर 37,111 करोड़ हो गया, यानी उसमें भी कमी आ गई। इतना ही नहीं, हायर एजुकेशन का बजट जरूर बढ़ गया। हायर एजुकेशन तक पहुंच पाने की स्थिति में पूरे देश के भीतर जो लोग होते हैं वह सिर्फ 15% होते हैं। यानी 100 बच्चों ने एडमिशन लिया तो हायर एजुकेशन तक सिर्फ 15% बच्चे पढ़ पाते हैं। हमने स्कूल एजुकेशन, हमने एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन, हमने प्राइमरी स्कूल, उसका बजट कम कर दिया, वहां पर पढ़ाया नहीं। तो जिसके पास पैसा होगा वो पढ़ाएगा प्राइवेट स्कूल में और किसी तरीके से वहां तक से निकलकर हायर एजुकेशन तक आएगा। इसका मतलब है कि जो गरीब हैं उनके लिए ये देश नहीं है, उनके लिए एजुकेशन नहीं है। क्योंकि इसका भी डाटा नजर में आया कि कितनी बड़ी तादाद में प्राइवेट स्कूलों में बच्चे नाम लिखा रहे हैं। यह स्थिति यह है कि 2006 में 18% बच्चे नाम लिखाते थे प्राइवेट स्कूल में, 2018 का डाटा आया लगभग 31%। प्राइवेट एजुकेशंस में पैसा देकर लेते हैं, सरकार अपने तौर पर अपने बर्डन को नहीं उठाना चाहती है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्थिति इतनी नाजुक हो गई और ये नाजुक होते होते हमारा हायर एजुकेशन का बजट गवर्नमेंट का 19,000 करोड़ से बढ़कर 24,000 करोड़ में पिछले 5 सालों में जरूर हो गया, लेकिन निचले स्तर पर फिर बजट कम हो गया। और ये जब कम होते जा रहा है तो इसके मतलब है कि इन सब के बीच सरकार करती क्या। एक जानकारी और हमको देना चाहिए, सरकार सेस से पैसा लेती है, जनता से ही पैसा लेती है, लेकिन पैसा लेकर भी वो क्या करती है पता नहीं। आप कहेंगे कि टैक्स के अलावे सेस, जी टैक्स के अलावे सेस की स्थिति है कि 2014 में जब मिड डे मील की स्थिति 2004 में पैदा हुई तो 2% एजुकेशन सेस लिया गया। उसके बाद 2007-8 में सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1% लिया गया, 3% हो गया। मोदी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने क्या किया कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सबको मिला जुला के 4% सेस लेना शुरू किया 2018-19 में। और इसके पैरेलल में 18-19 में न्यू सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगभग 10% लगा दिया। और इसी पीरियड में राज्यों ने लगभग 14% बजट कम हो गया सबका 2014 से 2018 के बीच में। अगला सवाल, इस सेस के जरिए जो पैसा आया वो पैसा कहां गया। 2017-18 में लगभग 62,612 करोड़, 2018-19 में लगभग 90,000 करोड़, 2019-20 में 1,09,343 करोड़। किस नाम से पैसा आ रहा है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पर पैसा आ रहा है। कुछ कुछ पैसा राज्यों को दिया जा रहा है, लेकिन स्थिति बिगड़ती जा रही है और हम लगातार मजदूर दर मजदूर पैदा करते चले जा रहे हैं। अब यह सवाल सबसे बड़ा सामने आकर खड़ा हो गया कि आखिर अगर सिर्फ मजदूर पैदा कर रहे हैं, अगर इस देश के नेताओं की सरोकार इस देश के मजदूरों के साथ नहीं है और अगर यह स्थिति बिगड़ती चली जा रही है और मजदूरों की तादाद, तो इस देश को ठीक कौन करेगा। यहां तो लूट मची हुई है सत्ता में, जो ये बात को अहंकार पाल के कह रही है कि हमने ये किया, हमने ये नहीं किया, हम ये करें, हम करेंगे, ये हम पर आ गए। पैसा जनता से लिया जा रहा है, टैक्स जनता दे रही है, सेस जनता दे रही है। इस देश में अब नया संकट है कि मजदूर उस क्राइसिस में आ गया है कि वह शहर क्यों लौटे। तो क्या अब बंधक बनाया जाएगा मजदूरों को, जिस तरह कर्नाटक में एक प्रयास हुआ, मजदूरों को जबरदस्ती लाया छीना जाएगा। यहीं से ये बात शुरू हुई है कि सरकार अगर मैपिंग जिलेवार कर पाती, जिलेवार अगर वो मैपिंग करती और मजदूरों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके सामने तैयार होता, डाटा तैयार होता, तब उन मजदूरों को वो राहत भी दे पाती। यहां तो कोई डाटा ही नहीं है। तो जिलेवार हमें लगता है कि इस देश में अब संघर्ष की स्थिति होगी। राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हो पाएगी वो जिले चीजें जोड़नी होंगी, तभी वो चीजें डेवलप हो पाएंगी। अन्यथा बड़ा मुश्किल सवाल है, किसी को किस पे भरोसा नहीं हो पा रहा है कि आखिर चीजें डेवलप होंगी तो कैसे होंगी, क्योंकि भारत मजदूरों को पैदा करने वाला देश है। और ऐसे में प्यासा का वो गीत याद कीजिए, जरा इस मुल्क के रहबरों को बुलाओ,
ये कूचे, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ। जिन्हें नाज है हिंद पर उनको बुलाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये सारे लोग दड़बों में चुपके हुए हैं, छुप चुके हैं, और मजदूर सड़क पर है। तो क्या ये वक्त सड़क पर आने का है? सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।